हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए ले करके हाजिर हूं CUT का प्रैक्टिस टेस्ट 7 नंबर का। अभी तक हम लोग जो है इसमें 6 प्रैक्टिस टेस्ट जो है रीजनिंग के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया उस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल तरीके से समझा। ठीक है ना, केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, जो है जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया गया उस टॉपिक को भी हम लोगों ने डिटेल तरीके से समझा, ताकि आपकी कम समय में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए, क्वेश्चन के माध्यम से आप हर एक टॉपिक को पढ़ पाए। ठीक है ना, क्योंकि समय आपके पास कम है और इस कम समय में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को भी समझें कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, और उसके तरीके को भी समझें, और अगर भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो आप बहुत आसानी से जो है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना, इसीलिए आपने देखा कि जो भी हम लोगों ने टेस्ट सॉल्व किया अभी तक, उसमें एक में आपको जो है जो भी चाहे छठवां हो चाहे पांचवां हो, उसमें हम लोगों ने उसको 2-2 पार्ट में डिवाइड करके, ताकि आपको जो है 2 से 3 घंटे का पूरा समय भी ना देना पड़े कम समय में, और आपका जो है कंसंट्रेशन है ना वो भी बिगड़े नहीं, ताकि आप जो है ऐसा नहीं कि सर 2.5-3 घंटे बैठे बैठे सर मैं तो परेशान हो गया। इसलिए जो है पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में 11 से 12 क्वेश्चन, सेकंड में आपका जो है 12 से 13 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे जो है CUT के, जो उसमें जर्नल टेस्ट का जो पार्ट आने वाला है। ठीक है ना, जर्नल टेस्ट में आपके जर्नल टेस्ट के पार्ट में 3 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, मैथ एंड जनरल नॉलेज, जिसमें तीनों के 25 क्वेश्चन होंगे। तो और इसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, मतलब आप 15 क्वेश्चन कोई भी लेफ्ट कर सकते हैं, कोई भी 15 क्वेश्चन आप उसमें से छोड़ सकते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, तीनों से मिलकर के भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश ये रखनी है कि रीजनिंग के 25 आपके क्लियर हो जाए, और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ अभी से लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो 25 क्वेश्चन आप करके आएंगे 100%। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर जो है मैंने कॉन्सेप्ट यही अपनाया कि भाई आपको क्वेश्चन के माध्यम से कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करा सकूं। आपको यही पता चले कि हाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, किस प्रकार से वहां पर आएगा, और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से। और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे 100%। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और आज की क्लास का जो है टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को रीड करना है, किस टॉपिक से पूछा गया है ये समझना है, और फिर उसका हमें आंसर देना है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन देखिए आपका जो दिया गया है वो है कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। अब यहां पर दिया गया है एयर का रिलेशन एटमॉस्फेयर से, तो उसी प्रकार से वाटर का रिलेशन किससे होगा, हाइड्रोस्फीयर से, इकोस्फीयर से, बायोस्फीयर से, कि स्ट्राटोस्फीयर से। अब जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो है एनालॉजी टेस्ट, एनालॉजी। ठीक है ना, एनालॉजी टेस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। क्या बोलते हैं, सादृश्यता परीक्षण। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि दोनों तरफ के, भाई एक तराजू है, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, इधर अगर 1 kg है तो इधर भी 1 kg होना चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट लगेगा दोनों तरफ समान लगेगा। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट एयर से एटमॉस्फेयर का जो रिलेशन है
वही रिलेशन वाटर का अब आपको बताना इनमें से किससे होगा। तो भाई देखो, अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में एयर होती है कि नहीं भाई? एयर का रिलेशन क्या है एटमॉस्फेयर से, कि भाई एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर पाई जाती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर कहां मिलेगा? वाटर आपका होगा हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर किसमें? हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से एयर का रिलेशन एटमॉस्फेयर से है, उसी प्रकार से वाटर का रिलेशन आपका हाइड्रोस्फीयर से होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी टेस्ट से पूछा गया था, और एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का यही एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो है दोनों तरफ आपके समान कॉन्सेप्ट लगने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आप इधर लगाते हैं सेम वही कॉन्सेप्ट इधर भी लगना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर भी क्वेश्चन आपसे एनालॉजी टेस्ट से ही पूछा गया है। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब देखिए वहां पर शब्द की बात कर रहा था, यहां पर अल्फाबेट की बात हो रही है। अब देखो यहां पर दिया है कि ए जेड सी एक्स का रिलेशन किससे है? बी वाई डी डब्ल्यू से। तो उसी प्रकार से एच क्यू जे ओ का रिलेशन किससे होगा? अब आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना किससे होगा। तो देखो ऐसा है, मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी अल्फाबेट की बात आती है, तो अल्फाबेट की जब बात होती है तो ए टू जेड की बात होती है, और ए टू जेड की जब बात आती है तो फिर 1 to 26 की बात होती है, ठीक है ना भाई। ए टू जेड की जब बात आती है तो फिर 1 to 26 की भी बात होती है। तो जो 1 to 6 की जब बात होती है तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहां तक पहुंच गया? 26 तक एक ही बार में। सर आप क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं? ये अल्फाबेट तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। बात सही है, सबको अल्फाबेट आते हैं भाई। अल्फाबेट की अगर बात करें तो ए टू जेड सबको आता है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सारी चीजें, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सारी चीजें आ रही है। लेकिन अब उनका कोड भी आपको याद करना है कि भैया ए किस नंबर पे जा रहा है, जो आपका एन बैठा है वो किस नंबर पे बैठा है। अब एक बात आती है, सर ये नंबर का क्या मतलब हो गया? ये हम काउंटिंग कहां से करते हैं नंबर की? तो ये चीज बताइए भाई, अल्फाबेट की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो आपने कहा ए से होती है, और लास्ट कहां पर होता है? जेड पर होता है। तो जो काउंटिंग भी करते हैं ना आप 1 2 3 4 5 6 7, वो आप कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। 1 मतलब ए से। लास्ट कहां पे होगा आपका? जेड पे, मतलब 26 पर। तो यहां पर देखो, जब भी आपसे ये गांठ बांध लो कि अगर अल्फाबेट से बात होगी तो आप उसके कोड से उसको सॉल्व करिए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, जरा वो समझ लो। सबसे पहले मैं एक बार आपको अल्फाबेट के कोड का रिवीजन करा देता हूं। जैसे ये देखो ए, फिर आपका बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी, एच, फिर आई, फिर क्या आएगा आपका जे, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, फिर क्या आएगा आपका टी, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा आपका जेड। ओके, अगर हम सिक्वेंसली इनके जो है सीक्वेंस वाइज इनके कोड की बात करें तो देखो ए का 1, B2, C3, D4, E5, F आपका 6, G7, H8, I9, फिर आपका हो जाएगा J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, ओके। T आपका 20, U21, V22, W23, X24 एंड Y25 एंड Z हो गया आपका 26। ओके, इतनी बात क्लियर है। और एक चीज याद रखना कि जहां पर A लिखा है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
और जहां पे जेड लिखा है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। अगर हमको अल्फाबेट का जो अल्फाबेट मिडिल में आता है, चाहे वो आपका चाहे कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे वो बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, कोई भी अल्फाबेट हो, अगर उसका लेफ्ट राइट की बात की जाए कि भाई अल्फाबेट का लेफ्ट राइट क्या होगा, तो अल्फाबेट का लेफ्ट राइट, उसका लेफ्ट राइट वही होगा जो आपका लेफ्ट राइट है। ठीक है, क्योंकि जब आप यहां पर उसको देख रहे हैं तो आप ये मान के देखिए कि आपकी तरफ नहीं देख रहा, वो आपकी तरह देख रहा है। ठीक है ना, जिस प्रकार से आप बैठे हैं उस प्रकार से आपको भी वह देख रहा है। इसलिए जो है यहां पर जो भी इस अल्फाबेट का लेफ्ट राइट लिया जाएगा वो आपके लेफ्ट राइट के समान होगा। जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। क्लियर है, समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको थोड़ा सा बहुत अल्फाबेट के बारे में बता दिया। ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछे भी जाते हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट की जब भी बात हो आप उसके कोड के द्वारा ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहां पर हम लगाते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाला कॉन्सेप्ट। कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहां पे आपको लिखा गया ए जेड सी एक्स को क्या लिखा गया है? आपने कहा बी वाई डी डब्ल्यू, तो हर एक अल्फाबेट के नीचे हमने हर एक अल्फाबेट लिख दिया। अब इसके हम कोड लिख लें, देखो जरा। तो यहां पर देखिए ए का कोड 1, जेड 26, सी आपका 3 और एक्स का हो गया 24। बी का कितना हो जाएगा बच्चा? बी का हो जाएगा आपका 2, वाई का 25, डी का 4 एंड डब्ल्यू का हो जाएगा 23। क्लियर है? अब देखो जैसे ही आपने कोड लिखा आपके दिमाग में जो है सुगबुगाहट होने लगी कि हाँ भाई कुछ तो यहां पर हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है जरा उसको देखो। अब देखो 1 को क्या लिखा गया है? 2, 26 को क्या लिखा गया है? 25, 3 को क्या लिखा गया है? 4, 24 को क्या लिखा गया है? 23। तो जैसे ही आपने इस चीज को देखा तुरंत आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ हो क्या रहा है, करना क्या है मुझे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो 1 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 2 हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल। 26 में अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर आपने कहा 3 में अगर मैं प्लस का 1 कर दूं तो 4 हो जाएगा, और 24 में अगर मैं माइनस का 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल आया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की पहले प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, आगे अगर होता तो क्या होता आपका? आगे इसमें प्लस का 1 होता, ठीक है ना, उसके आगे क्या होता? माइनस का 1 होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट निकल गया। अब जो यहां पे मेथड निकला है सेम आप इसमें लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहां पे क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है H Q J एंड O। अब देखना H का कोड कितना है? 8, O का Q कितना है? 17, J का कितना है? 10, O का कितना है? 15। अब जरा देखो सबसे पहले क्या होगा? प्लस का 1, तो 8 + 1 जरा कर दो, तो 8 + 1 हो जाएगा 9। 9 होता है I का कोड। फिर हो जाएगा यहाँ पे देखो माइनस का 1, 17 - 1 कितना होगा? 16। 16 किसका होता है? P का कोड। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 1, 10 + 1 11, 11 होता है K का कोड। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, 15 - 1 14 हो जाएगा, और 14 होता है आपके N का कोड। तो आंसर क्या आ जाएगा? IPKN। आंसर क्या आ जाएगा? IPKN। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। IPKN आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है? जब भी अल्फाबेट की बात हो, जैसे ही अल्फाबेट की बात हो जाए तो तुरंत आप उसके कोड से उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। बहुत आसानी से और कम समय में आप जो है आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IPKN इसका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। देखो अभी हमने अल्फाबेट की बात की ही है, ठीक है ना। अल्फाबेट की अगर बात करें तो भाई हमने अभी कोड की बात की है। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16
Q17, R18, S19, T20, U21, V22, फिर आपका W23, X24, Y25 एंड Z26। क्लियर है? तो ये कोड आपको याद कर लेने, कोड अगर याद रहेंगे ना तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि आपके दिमाग में सर वहां तो हम कोड लिख लेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपने एक पेज में लिख लिया, अब अगले पेज में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपको अल्फाबेट का कोड चाहिए तो बार बार क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे देखना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम लॉस होगा। तो टाइम यहां पर हमें एक एक सेकंड बचाने होते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसको लर्न कर लें, याद कर लें। कैसे याद होंगे? तो रट्टा नहीं मारना है कि ए का 1, बी का 2, बी का 2, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब तो आप भाई सिंसियर हो गए, आपको समझ में चीजें आती हैं, अब तो आप दिमाग से सोचते हैं, ठीक है ना। अब आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो है चीजों को समझ कर करना है। तो आप इसको दिन में 2 बार केवल पढ़ें, एक बार मेरे साथ, एक बार खुद से, एक बार सोने से पहले पढ़ लें, देख भर लें कि हाँ क्या है, अपने आप सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर आते हैं क्वेश्चन पे, कोडिंग डिकोडिंग के। कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज DECEMBER डिसम्बर इज रिटन एज ERMBCEDE। तो हाउ विल बी नवंबर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नवंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है कि यहां से आप मेथड निकालेंगे, यहां से दिसंबर को जो आपको ये लिखा गया है वहां से आप क्या निकालेंगे, मेथड निकालेंगे, और जो मेथड आपका अप्लाई होगा सेम वही मेथड आप नवंबर में अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, दिसंबर को जो है ERMBCEDE किस प्रकार से लिखा गया है, यहां से आप मेथड को निकालिए। तो देखिए सबसे पहले लिखने का तरीका जरा समझिए कैसे लिखना है। जैसे अभी देखो हमने लिखा था, हमने यहां पे लिख दिया DE, फिर क्या है आपका DECEMBER। अब इसको क्या लिखा गया है, तो आपने क्या लिखा गया है यहां पे लिखा गया है CEDE, यही तो लिखा गया है। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वही सारे अल्फाबेट यहां पर दिख रहे हैं जो दिसंबर में यूज किए गए हैं। जो अल्फाबेट दिसंबर में, देखो वही सारे अल्फाबेट हैं, कोई भी अल्फाबेट इनकी फैमिली से बाहर का नहीं है, कोई भी अल्फाबेट दिसंबर की फैमिली से बाहर का नहीं है। जब नहीं है तो फिर यहां पे लगेगा अल्फाबेट का जो प्लेस है वो केवल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अल्फाबेट के प्लेस में चेंजमेंट हो रहा, बाकी आपका कुछ भी ना तो प्लस हो रहा ना तो माइनस हो रहा। तो फिर यहां पर अब आपको जो है अल्फाबेट की कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक दिमाग में बात है, सर कैसे पहचानेंगे कि यहां पर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखो एक चीज जरा समझो, दिसंबर में जितने अल्फाबेट दिए गए हैं आपको दिख रहा है कि जो ये अल्फाबेट इनको डिकोड किया गया है वो सारे अल्फाबेट वही हैं जो दिसंबर में यूज किए गए हैं। एक भी अल्फाबेट इनकी फैमिली से बाहर का नहीं है। अगर एक भी अल्फाबेट फैमिली से बाहर का होता तो फिर कुछ ना कुछ यहां पे प्लस माइनस हो रहा होता कि भाई सी में कुछ प्लस किया गया तो आपका ई आ गया, ई में कुछ प्लस किया गया तो आर आ गया। तो अब जब इसी फैमिली के हैं तो यहां पर जब एक ही उसी फैमिली के अल्फाबेट दिए गए हैं तो यहां पर केवल हमें यह देखना है कि इनके प्लेस में चेंजमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है दिसंबर के अल्फाबेट की नंबरिंग खुद से कर लेंगे। जैसे देखो यहां पे इसके कोड नहीं लिख रहे, इसकी नंबरिंग करें। जैसे देखो ये 1 नंबर पे आया, ये 2 पे, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 एंड ये 8 पे आया। क्लियर है, ये नंबरिंग हमने खुद से कर ली, ये इनके कोड नहीं लिखे, चूंकि आर का कोड तो 18 होता है, ई का कोड आपका 5 होता है, डी का 4 होता है, कोड नहीं लिखा, ये हमने इसकी नंबरिंग कर दी। अब देखो कौन सा नंबर कहां पे आया। जैसे यहां पे देखो ई आया,
ई आपका जो है दो जगह है, एक सी के साथ ई है, एक डी के साथ ई है, एक बी के साथ ई है, एक आर के साथ भी ई है। वही मतलब बी के साथ ई है, आर के साथ कर लें। तो देखो ई के साथ यहाँ पे तुरंत आर आया है, तो क्यों ना हम ई के साथ वाला आर यहाँ पे ले लें, क्योंकि सी ई और डी ई भी इधर साथ में है। आपने कहा बिल्कुल, तो पहले 7 फिर 8, फिर देखो यहाँ पे एम भी, तो देखो 5 फिर 6, पहले 7 8 फिर 5 6, फिर सी ई तो आपने कहा 3 देन 4, फिर आपका डी ई तो आपने कहा 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। अब जिस प्रकार से यहां पर इन नंबर के आधार पर हमने बता दिया कि भाई कौन सा अल्फाबेट कहां पर लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नवंबर के भी अल्फाबेट को लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं नवंबर, NOVEMBER, नवंबर हमने लिख दिया। ओके, इसकी जरा नंबरिंग कर लेते हैं। देखो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग में क्या हो जाएगा, देखो ये 1 2 फिर ये 3 ये 4 ये 5 6 7 और 8, यहां पर भी आपके 8 अल्फाबेट है। ठीक है, अब जरा देखो यहां पे सबसे पहले 7 8, तो सबसे पहले 7 8 तो सबसे पहले ई आर आएगा। क्या आएगा, ई आर। ठीक है ना, 7 8 आ गया। फिर क्या आ जाएगा 5 6, तो क्या हो जाएगा एम बी, यहाँ पे आ जाएगा एम बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 एंड 6। हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट इसलिए लिखना कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि कोई अल्फाबेट छूट तो नहीं गया, इसलिए आपको भी हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट लिखना है। आगे देखिए क्या है, 5 6 के बाद क्या है आपका 3 4, तो आ जाएगा आपका VE 3 4, और लास्ट में आपका आ जाएगा 1 2, तो ये जाएगा आपका NO। क्या जाएगा NO अर्थात 1 2, तो ये इसका आंसर होगा ERMBVENO। देखो किस में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ER सब में दिया गया है। ER के बाद MB आएगा तो पहला तो गलत है, ER के बाद NB नहीं, ये भी गलत है। ERMB आंसर D भी गलत, जो MA है आंसर C आपका सही आंसर होगा। ERMB आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले से क्या निकालेंगे, मेथड। जो मेथड यहाँ अप्लाई होगा वही सेम आपको अगले में अप्लाई कर देना है। क्लियर, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन है आपका भाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है किस टॉपिक से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। क्या पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इफ प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवीजन, मल्टीप्लाई मींस माइनस एंड डिवीजन मींस प्लस, देन 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट। तो अब यहां पर क्या है, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वहां पर आपको लगाना है BODMAS, BODMAS। लेकिन BODMAS लगाने से पहले आपको यहां पर क्या करना है, सिंबल को रिप्लेस करना है, चेंज करना है। जैसे देखिए यहां पर आपको दिया गया है जो इक्वेशन, क्या दिया गया है, 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड 2, ये दिया गया है। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, यहां पे सिंबल को रिप्लेस करना। सर ये रिप्लेस कैसे होगा, देखो जरा ऊपर जरा देखिए क्या दिया गया है। प्लस का मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहां पे आपको लिखना है 26 मल्टीप्लाई 74, ठीक है ना। माइनस मीन्स क्या है, डिवीजन, तो यहां पे आ जाएगा आपका डिवाइडेड आ जाएगा 4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई मीन्स है माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका 5, और डिवीजन मीन्स क्या है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा आपका 2। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन आया आपने तुरंत इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए हाँ सर ये होगा। आपको इस चीज को बहुत ध्यान देना है कि जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम क्या है, सिंबल को रिप्लेस करना। अब सिंबल को आपने रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें आपको लगाना है BODMAS। क्या लगाना है, BODMAS लगाना है।
तो सबसे पहले बॉड मॉस का फुल फॉर्म जरा समझ लीजिए क्या होता है। BODMAS, ये होता है बॉड मॉस। बी का मतलब होता है सबसे पहले क्या ओपन होगा, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या ओपन होगा, तो आपने कहा ब्रैकेट ओपन होगा। फिर ओ का मतलब हो गया ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई। OFF नहीं, OF ओनली, ऑफ, ठीक है ना। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या आ जाएगा, डी से मतलब हो जाएगा आपका डिवीजन। फिर होगा डिवीजन अर्थात भाग। फिर एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। फिर होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। फिर आ जाएगा आपका ए से फिर क्या होता है आपका एडिशन, फिर ऐड करना है आपको। और सबसे लास्ट में आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। सबसे लास्ट में करेंगे आप सब्ट्रैक्ट अर्थात घटाओ। अब यहां पर एक बात दिमाग में आती है, सर ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई है और एम का मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो एक ऑफ का जो मल्टीप्लाई वो डिवीजन के पहले होगा, और अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, जैसे ये देखो यहां पे मल्टीप्लाई लगा है, तो ये डिवीजन के बाद होगा। लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई डिवीजन के पहले होगा। क्लियर है बात। अब जरा यहां पे लगा दो आप बॉड मॉस, लगाइए जरा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है, मल्टीप्लाई का क्या लगा है, सिंबल लगा, तो यहां पे होगा अब आपका जो है सबसे पहले डिवीजन। जब डिवीजन होगा तो सबसे पहले आप जो है 74 से 74 को 4 से डिवाइड करिए। तो आपने कहा ये 26 इंटू 74। अब 74 तो आपका 4 से डिवाइड होगा नहीं पूरा का पूरा, तो जरा इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 3 6 और 2 7 14, ठीक है ना। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 2। मेरी बात समझ में आई भाई। 74 4 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, तो यहां पे 26 इंटू 74 अपॉन 4 होगा। तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 37 आ गया, यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 37 इंटू 13 इंटू 37 माइनस 5 प्लस का 2। अब जरा इसको देखो, 13 का जरा मल्टीप्लाई कर दो, 13 का मल्टीप्लाई कर दो आप किसमें, 37 में। तो 13 से 1 जा कितना होता है 91, तो 1 आ जाएगा, 9 आपका होल्ड हो गया। 13 3 जा 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 39 और 9 हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा 48 माइनस का 5 प्लस का 2। अब यहां पर देखो आप क्या करो, माइनस प्लस प्लस को कर लो, तो हो जाएगा आपका 483 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा जो है कितना, 13 में से 5 का कितना 8, तो ये हो जाएगा आपका 478, 478 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, जो आपके सिंबल दिए गए हैं उनको रिप्लेस करना। सिंबल रिप्लेस करने के बाद फिर आपको लगाना है बॉड मॉस, ठीक है ना। और बॉड मॉस लगा के फिर आप इसको सॉल्व करना है, लेकिन बॉड मॉस के अकॉर्डिंग ही आप इसको सॉल्व करें, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है कि ए एंड बी स्टार्ट वॉक टुगेदर फ्रॉम वन पॉइंट, दे वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, A turn left and cover 5 kilometer, whereas B turn right and cover 3 kilometer. A turn left again and cover 15 kilometer, whereas B turn right and cover 15 kilometer. तो how far is A from B? तो क्वेश्चन पूछा गया आपका डायरेक्शन टेस्ट से। किस टॉपिक से पूछा गया, डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा परीक्षण से। देखिए हिंदी में क्वेश्चन है आपका कि A और B एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। वे उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं। ए बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि बी दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
ए फिर से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि बी दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि ए जो है बी से कितनी दूर है, ए से बी की दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर है कि 5 किलोमीटर है कि आपका 8 किलोमीटर है। तो देखिए क्वेश्चन करने से पहले हम जो है थोड़ा सा डायरेक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन आपके जो है 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होती है, जिनको हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, ये हो गया आपका जो है ईस्ट, ये हो जाएगा आपका उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर की तरफ आप बनाते हैं नॉर्थ और नीचे की तरफ आप बनाते हैं साउथ। क्लियर है। हम टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना भाई। मेन आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं, आप जो है टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर अगर हम 8 डायरेक्शन की बात कर लें, देखो 4 तो ये मेन डायरेक्शन हो गई, 4 आपकी एक जो है मिडिल डायरेक्शन होंगी, 2 ये हो जाएंगी और 2 आपकी इनके बीच की होंगी, 2 आपकी इस प्रकार से होंगी, ठीक है ना। ये हो गया, ये डायरेक्शन हो, देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूरब। ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूरब। ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम। क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर हो गई। तो रीजनिंग में हम टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपकी कुल मिला के इस प्रकार से होती हैं। अब अगर हम इनके बीच के एंगल की बात करें तो देखो 2 डायरेक्शन जो आपस में मिलती हैं, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये सर्कल है वो आपका होता है 360 डिग्री का। अगर कोई एक व्यक्ति किसी भी एक दिशा में चेहरा करके खड़ा है, तो अगर उसको 360 डिग्री मूव करा दिया जाए तो वह फिर से उसी दिशा में पहुंच जाएगा। और जो मिडिल डायरेक्शन है ये 90 डिग्री को 45 में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। क्लियर हो गया, डायरेक्शन क्लियर हो गया, आपका जो है एंगल क्लियर हो गया। अब बात यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेफ्ट राइट की, जो है डायरेक्शन में आप लेफ्ट और राइट किस प्रकार से लेंगे। तो अगर हम बात यहाँ पे लेफ्ट राइट की करें कि भाई लेफ्ट राइट किस प्रकार से जो है लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो बात हो गई एंगल की और बात हो गई जो है डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि जो आप राइट लेंगे किसी भी डायरेक्शन का तो हमेशा क्लॉकवाइज में लेंगे। क्लॉकवाइज में हमेशा क्या लेंगे, उस डायरेक्शन का आप राइट लेंगे, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट हो जाएगा। और ये हो जाएगा देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जो है आपका, क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका राइट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा बच्चा, लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज में हमेशा राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा आप लेफ्ट लेंगे। अब यहां पे जरा देखो, मैं आपको एक बार डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी लेफ्ट राइट सिखा देता हूं कैसे लेंगे आप। यहां पे देखो अगर आप ईस्ट में खड़े हैं तो ये होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये होगा राइट और ये होगा इसका लेफ्ट। साउथ में खड़े हैं तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। यहाँ पे अगर वेस्ट में खड़े हैं तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा बच्चा लेफ्ट। यहाँ पे अगर आप नॉर्थ की तरफ चेहरा करके खड़े हैं तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये राइट होगा, ये इधर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो लेफ्ट होगा। तो जब भी आप डायग्राम को बनाएं तो आप वहां पर एरो का निशान जरूर बनाएं, और एरो के निशान से आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात से आपकी चीजें क्लियर है, ठीक है, कि भाई हमें क्लॉकवाइज में क्या लेना है राइट, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना है लेफ्ट, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, और सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कह रहा है कि ए और बी जो है, ए एंड बी स्टार्ट वॉक टुगेदर फ्रॉम वन पॉइंट। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है, सपोज करो ये है पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट से
ए और बी दोनों जो है एक साथ चलना शुरू करते हैं। दे वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो यहां से दोनों जो है ये नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ, और ये दूरी हो गई आपकी 10 किलोमीटर। आपने ये दूरी मान ली कितनी, 10 किलोमीटर। दूरी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ए और बी दोनों हैं, यहां पर ए भी है और यहां पर बी भी है, दोनों है यहां पर। यहां से ए और बी चले थे, यहां से दोनों चले थे और पहुंच गए यहां। अब देखो क्या कह रहा है कि ए टर्न लेफ्ट एंड कवर 5 किलोमीटर। अब देखो ए और बी यहां पर दोनों खड़े हैं। अब ए को लेफ्ट टर्न लेना है। अब जो है ए का चेहरा है कहां, नॉर्थ में, तो एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। देखो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो दूरी चलेगा ए वो है 5 किलोमीटर। वो कितना है आपका, 5 किलोमीटर, ठीक है। ये ए का लेफ्ट टर्न हो गया। बी जो है कह रहा है कि वेयर एज बी टर्न राइट, तो देखो बी जो है बी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बी का क्लॉकवाइज में राइट होगा, तो ये हो जाएगा बी का टर्न। और ये बी जो चलता है वो कितना चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब जरा आगे देखो क्या कह रहे हैं कि ए टर्न लेफ्ट अगेन एंड कवर 15 किलोमीटर। अब ए जा रहा है कहां, वेस्ट में। जब लेफ्ट टर्न लेगा कहां, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां होगा, नीचे की तरफ। तो यहां पर देखो ये अब 15 किलोमीटर है, ये दूरी 10 किलोमीटर है, तो इससे ये आगे निकल के चला जाएगा, इससे जो है ये आगे निकल के चला जाएगा, और ये दूरी है आपकी 15 किलोमीटर। अब जरा बी की बात कर लेते हैं। वेयर एज बी टर्न राइट एंड कवर 15 किलोमीटर, तो बी देखो बी जो है राइट टर्न लेता है, बी जा रहा है कहाँ, ईस्ट में, राइट टर्न नीचे की तरफ होगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज में राइट टर्न, और ये जो दूरी है वो है आपकी 15 किलोमीटर, ये भी कवर करता है। देखो भैया यहां से बिल्कुल ऐसे आएगा और यहां पे आके खड़ा हो जाएगा, दोनों बिल्कुल बराबर में आके खड़े होंगे, ठीक है ना। इसको जरा और सीधा बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं, आपको तो केवल बनाना है, वहां जो है सीधा टेढ़ा ये सब नहीं देखना है। बस ये ध्यान रखना जब ये 15 किलोमीटर है तो यहां पर जो है दोनों एकदम बराबर में आके खड़े होंगे, दोनों बिल्कुल बराबर में खड़े होंगे। यहाँ पे ए खड़ा है, यहाँ पे बी खड़ा है, दोनों की दूरी बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी 15 किलोमीटर तय करता है और ये भी आपका 15 किलोमीटर तय करता है। अब पूछ रहा है कि जो है ए से बी तक की दूरी क्या है, आपको ये दूरी बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है, ये दूरी आपकी कितनी है। तो देखो ये कितनी है, 5 किलोमीटर। भाई यहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये है 5 किलोमीटर। जब ये है 5 तो ये नीचे की भी 5 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। तो ए से बी तक की जो दूरी की अगर हम बात करें, ए से बी कितना दूर है, तो हो जाएगा आपका 5 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन। यहां पे आपसे सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना, स्मॉल लेटर सीरीज भी कहते हैं, रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। रिपीटेड सीरीज में आपसे अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर हम अल्फाबेट के कोड की बात नहीं करते। तो कैसे सॉल्व करना जरूर उसकी चर्चा करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर विल कंप्लीट द गिवन सीरीज, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब आपके सामने ये एक श्रृंखला दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में जो अल्फाबेट दिए गए हैं वो इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इसी सीरीज के द्वारा ही आप इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। देखो जरा कैसे, देखो सबसे पहले डी है, सबसे पहले डी है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर आपका एन है, फिर 2 बार ब्लैंक है, फिर आपका डबल एन है, फिर आपका डी है, फिर एम है, फिर डैश है, फिर एन है। अब देखो जो ये सीरीज दी गई है ना, इसी सीरीज के द्वारा आप इसको फिल करेंगे। कैसे? देखो, एन के बाद क्या आया है? एन, एन के बाद क्या आया है? आपका एन आया है। डी के बाद क्या आया? आपका एम, डी के बाद क्या है? एम। तो डी के बाद हमने यहां भी एम भर दिया, डी के बाद हमने यहां एम भर दिया। अब देखो एन के बाद क्या है? एन, तो एन के पहले भी हमने एन भर दिया। भाई एन के बाद एन है ना, तो देखो डी के बाद एम है तो डी के बाद हमने एन भरा, एन के पहले भी एन है तो हमने एन के पहले एन भर दिया। अब देखो यहां से हमने एक ऐसे लाइन खींच दी और ये देखो सीरीज डी एम डबल एन।
अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो डी एम डबल एन, तो आपने यहां पे क्या फिल किया, आपने फिल किया एम एन डी एम एन। देखो ऑप्शन में दिया गया है एम एन डी एम एन, ऑप्शन बी में दिया गया, किस में दिया गया, ऑप्शन बी में। तो आप सीरीज के माध्यम से ही इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करेंगे, आपको कुछ भी बाहर से सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आप सीरीज के माध्यम, जो देखो हमने सीरीज के माध्यम से सॉल्व किया ना कि भाई देखो n के पहले n है तो हमने भी n के पहले n भर दिया, d के बाद में m है तो d के बाद m भर दिया, तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो, यहाँ पे बन गई, एक पैटर्न बन गया d m डबल n। अब इसी पैटर्न को हम आगे फॉलो करते रहे तो पूरी की पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे क्या फिल किया गया आपका एम एन डी एम एन, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। किस टॉपिक से पूछा गया है, मिसिंग नंबर से। यहाँ पे देखो आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा आपसे पूछा गया है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ ए सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि एक निश्चित नियम का पालन या तो पंक्तिवार हो या स्तंभवार हो, ठीक है ना। तो 3 4 9 19 ये आपकी रो है, 3 4 13 ये आपका कॉलम है। तो जो भी रूल आप फॉलो करेंगे, चाहे वो रो वाइज हो चाहे वो कॉलम वाइज हो, वो तीनों में बराबर लगना चाहिए। अगर कॉलम की बात करें तो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। रो की बात करें तो आपकी 3 रो है। तो जो भी आप यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, तीनों में, तीनों रो में या चारों कॉलम में सेम रूल अप्लाई होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो अगर मैं कॉलम की बात करता हूं तो कॉलम में 3 4 फिर 13 लिखा है, तो 3 4 जा 12, 12 में 1 ऐड कर दिया 13 हो गया। आपने कहा कि 4 6 जा 24, ये तो नहीं आएगा फिर 9। यहां पे देखो 9 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, तो ये तो नहीं अप्लाई हो रहा। अब जरा रो की अगर बात करें, रो की अगर बात करें, अगर इन तीनों नंबर से, भाई देखो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, हम कैसे पता करेंगे कि सर रो वाइज देखेंगे कॉलम वाइज देखें, तो जिधर नंबर आपके बड़े लिखे हों, जैसे यहां पे देखो क्या है, इधर आपका 19 है, 25 है, तो आपके जो है रो में देखने पे इधर लास्ट में आपके नंबर जो है बड़े नंबर लिखे हुए हैं, इसीलिए आप रो वाइज देखेंगे। अगर ये नीचे लिखे होते तो आप कॉलम वाइज देखते। तो रो वाइज अगर हम देखें तो 3 4 9 से 19 कैसे आ सकता है, तो आपने कहा कि अगर हम 3 में 4 ऐड कर दें तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 में 9 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 16, 16 में 3 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 19। अच्छा 3 यहां पर है भी, 3 यहां पर है भी, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यहां पर देखूं कि 3 में मैंने 4 ऐड कर दिया प्लस 9 में मैंने 3 और ऐड कर दिया, तो मेरा काम तो बन जा रहा है। देखो ये 7 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये 19 आ गया। जरा देखो सेकंड रो में भी ये काम ये लगेगा क्या, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो सेकंड में भी हमें प्लस करना है, वो थर्ड में भी हमें प्लस करना है। जरा प्लस करके देखिए यहां पर, तो यहां पर जो है 4 + 6 कॉलम क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 में भी 4 हमें प्लस करना है। तो देखो क्या आ रहा है, क्या 25, तो आपने कहा ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, बिल्कुल आ रहा है। तो देखो दोनों में सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि जो फर्स्ट आपका नंबर है वो सेकंड में प्लस कर दें और थर्ड में प्लस कर दें, फिर जो आएगा उसको आपस में प्लस कर दें, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यही जरा आप अप्लाई कर दीजिए थर्ड रो में। तो आपने कहा कि 13 प्लस होगा पहले 9 में और 13 प्लस होगा आपका 10 में, 13 प्लस होगा 10 में। देखो तो 39 कितना हो जाएगा 22 और 13 10 हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 45। देखो क्या ऑप्शन में 45 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 45 आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या रूल अप्लाई होगा कि जो फर्स्ट नंबर है पहले में ऐड किया गया, फर्स्ट नंबर से जो है सेकंड नंबर तक ऐड किया गया, फिर जो आया उसको जो है ऐड कर दिया गया आपस में,
तो आपका आंसर निकल आया। क्लियर है? तो देखो तीनों में समान रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी रूल आप अप्लाई करते हैं वो तीनों में, चाहे वो रो हो, चाहे वो कॉलम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, ठीक है। इसमें तो 3 आपकी दी गई है रो, उसमें समान अप्लाई होना चाहिए, मतलब समान रूल अप्लाई होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, सीरीज से क्वेश्चन है आपका, नंबर सीरीज से पूछा गया है। देखो, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब आपको यहां पे एक सीरीज दी गई है 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क 18 एंड 54। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका जो है आपको बताना है, 28 आएगा कि 36 आएगा कि जो है 46 आएगा कि 38 आएगा। तो यहां पर अगर देखिए तो सीरीज का मतलब क्या होता है भाई? सीरीज का मतलब ये होता है कि एक क्रम यहां पे जो है फॉलो हो रहा है, एक जो है सिस्टम से चीजें आगे बढ़ रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आप कहेंगे आगे भाई 4 आएगा, आगे 5 आएगा। तो एक क्रम जो है फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या दिया गया है 8, फिर दिया गया है 24, फिर आपका दिया गया है 12, फिर यहां पे आपको बताना है क्या आएगा, फिर यहां पे दिया गया है 18, यहां दिया गया है 54। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको तुरंत चीजें देख के समझ में आ गई क्या हो रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये मान के चलो कि अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन। देखो 8 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। आपने कहा कि यहां भी 18 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो 54 हो जाएगा, तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। क्या 36 ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल दिया गया, तो वही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई भाई? जो पैटर्न आप यहां पे लगाएंगे वो तीनों में समान मतलब लगातार लगना चाहिए। तो आपने कहा मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, तो यहां पे देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 36 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सीरीज का मतलब ही होता है एक पैटर्न फॉलो होना, एक क्रम फॉलो होना, ठीक है ना। जो पैटर्न फॉलो होगा उस, अब आगे अगर कोई नंबर दिया होता तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि आपको करना क्या है। आप वहां पे तुरंत समझ जाते कि हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 का होगा, दो को ग्रुप बना लो और पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 9th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये भी सीरीज पर डिपेंड है, लेकिन ये अल्फाबेट सीरीज है। क्या है? अल्फाबेट की सीरीज है। ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब देखिए यहाँ पे अल्फाबेट की एक सीरीज दी गई है, KUZ, फिर दिया गया है MOX, फिर दिया गया है OIV, फिर दिया गया है QCT, फिर देन क्वेश्चन मार्क। अब आपको जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है तो अल्फाबेट मतलब A to Z मतलब हो गया 1 to 26। तो जैसे ही बात आप अल्फाबेट की करेंगे, बात हमेशा आप 1 to 26 करेंगे। हमेशा आप अल्फाबेट के क्वेश्चनों को उसके कोड से ही सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप आंसर दे पाएंगे। जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इसके पहले में कि वहां पे स्मॉल लेटर सीरीज पूछी गई, तो उसको हम रिपीटेड सीरीज कहते हैं। उस सीरीज में कहीं भी अल्फाबेट के कोड की बात हमने नहीं की, लेकिन अब यहां पर अल्फाबेट के कोड की बात होगी। कैसे? देखो कैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो अगर हम अल्फाबेट की कोड की बात करें तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, O14, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, B22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो वही चीज अब यहां पे देखो क्या है। सबसे पहले देखो K,
अब यहां पर आपको क्या करना है, सीरीज कैसे सॉल्व करनी है, तो k का पहला सबसे पहला तरीका क्या लगाना है, k का रिलेशन m से, m का o से, o का q से, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार से u का o से, o का i से, i का c से, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। z का x से, x का v से, v का t से, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अगर ये तरीका नहीं लगता तो फिर इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, k u और z, k का सब रिलेशन u से, u का z से, लेकिन ये हम सेकंड में लगाएंगे अगर यहां पे कोई एक पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर एक पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है ना भाई, जो भी नंबर प्लस माइनस होगा उसका एक पैटर्न होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या तरीका लगाएंगे कि k का m से, m का रिलेशन o से, o का q से, तो q के आगे क्या आएगा, जरा देखें भाई। तो यहां पे देखो k का रिलेशन किससे देखना है हमें, m से, m का रिलेशन हम किससे देखेंगे, तो आपने कहा o से, o का रिलेशन किससे देखेंगे, q से, फिर आगे यहां पर आपका अल्फाबेट आएगा। तो यहां पर देखो k का कोड कितना होता है 11, m 13, o 15 और q 17। अब देखिए 11 में अगर आप +2 कर दें तो 13 हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा, 15 + 2 आपका 17 हो जाएगा। तो 17 + 2 अगर करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 मतलब s आ जाएगा, 19 मतलब s आ जाएगा। अब देखो अगर आप बात करें तो s तो सब में दिया गया है, s आपके सभी ऑप्शन में दिया गया है। जरा सेकंड की चर्चा कर लेते हैं, m के बाद फिर क्या आएगा, m के बाद आपका दिया गया है o के बाद फिर क्या, यहाँ पे u है, m तो हो गया, अब u की चर्चा करेंगे ना। यहाँ पे u का रिलेशन किससे आएगा आपका o से, o का रिलेशन किससे आएगा, तो आपने कहा i से, i का रिलेशन किससे आएगा आपका c से, c का आपके आगे क्या आएगा आपको बताना है। देखो u का 21, o का 15, i का 9, c का 3। देखो 21 में अगर हम 6 माइनस करें तो 15 आ जाएगा, 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 में अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अब इसको जरा ध्यान से मेरी बात समझना, या तो आप काउंट कर लें, तो c से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो c चला जाएगा, b चला जाएगा, a चला जाएगा, z चला जाएगा, y चला जाएगा, x चला जाएगा, यहाँ पे w आ जाएगा। या ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है करने का। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26, आपको किस में माइनस का 6 करना है, c में, c का कोड कितना है आपका 3, तो 26 में 3 पहले ऐड कर दीजिए, c का जो कोड उसको आपने ऐड कर लिया, तो 26 + 3 कितना हो जाएगा 29। अब 29 में 6 माइनस कर दीजिएगा 23 होता है w, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 अर्थात w आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SW। अब देखो SW एक में ही दिया गया तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि SW एक ही ऑप्शन में है। आप चाहे तो नेक्स्ट भी निकाल के देख सकते हैं भाई। यहाँ पे देखो Z है, Z के बाद फिर क्या है आगे आपका X है, X के बाद फिर आगे क्या है आपका V है, V के बाद फिर आगे क्या आपका T है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका, तो Z 26, X 24, V 22, T 20। तो देखो 26 माइनस का 2 24, 24 माइनस 2 22, 22 माइनस 2 20, तो 20 माइनस 2 18, 18 होता है आपका R का कोड। तो देखो जैसे ही आप अल्फाबेट के कोड लिखते हैं सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो SWR होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है ये पूछा गया है आपसे ब्लड रिलेशन से। किस टॉपिक से पूछा गया है, ये पूछा गया आपसे ब्लड रिलेशन टॉपिक से, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि अ लेडी सेड द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज माय पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स डॉटर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द स्टैंडिंग पर्सन। एक महिला ने कहा वहां जो व्यक्ति खड़ा है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। महिला खड़े व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, सिस्टर है, उसकी मदर है, आंट है कि कजिन है। तो देखो जैसे ही बात ब्लड रिलेशन की आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर की, क्योंकि भाई आपको पता है कि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। जेंडर डिफाइन होगा, रिलेशन डिफाइन होगा। दूसरी बात आती है जनरेशन की,
तो जनरेशन में बात होती है इक्वल जनरेशन की और बात होती है जनरेशन गैप की, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले जेंडर की, तो जेंडर में आपका एक होता है मेल और एक है फीमेल, ठीक है ना। चूंकि आपको पता है कि भाई दो ही लोगों के बीच रिलेशन होता है, मेल और फीमेल। मेल अगर आपको क्लियर कि वो मेल है वो व्यक्ति, तो प्लस लगा दीजिए, फीमेल है तो माइनस लगा दीजिए। जब तक आपको जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, मैंने कहा कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए का जेंडर तो क्लियर हो गया, अब आगे मैंने कुछ नहीं बोला। तो आपने कहा कि ए बी की बहन है, लेकिन बी ए का कौन है, बहन है कि भाई है, ये आपने बताया ही नहीं। तो बी के ऊपर मैंने कोई सिंबल लगाया ही नहीं। तो जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होता तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता। अगर आप मुझसे पूछे कि बी का ए से क्या रिलेशन है, तो मैं कहूंगा कांट से, मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई बी का रिलेशन, आपने इतनी कहा कि ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। अब बी जो है ए का भाई भी हो सकता है, उसकी बहन भी हो सकती है। तो जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर जो है मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। दूसरी बात आती है जनरेशन की, दूसरी बात आती है जनरेशन की। तो जनरेशन में एक होता है आपका इक्वल जनरेशन, इक्वल जनरेशन, और एक होता है आपका जनरेशन गैप, एक होता है आपका जनरेशन गैप। तो इक्वल जनरेशन में क्या है आपका, जैसे अगर आप अपनी बात करें मैं अपनी बात करूं, तो मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, ठीक है ना, चाहे वो कजिन हो, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे मेरी सगी बहन हो, ठीक है ना। तो जो मेरा भाई या बहन, चाहे मुझसे छोटा हो चाहे मुझसे बड़ा हो, चाहे मुझसे बहन मेरी छोटी हो चाहे मुझसे मेरी बहन बड़ी हो, हम सब एक जनरेशन के हैं। लेकिन अगर मेरे फादर की बात होगी, मेरे जो है ग्रैंड फादर की बात होगी, तो जो मेरे फादर हैं, ठीक है ना, वो मुझसे एक जनरेशन ऊपर हैं। जो मेरे ग्रैंड फादर मुझसे, मेरे जो फादर के फादर वो ग्रैंड फादर हैं, तो मेरे फादर मुझसे एक जनरेशन ऊपर और मेरे ग्रैंड फादर मुझसे 2 जनरेशन ऊपर, ग्रेट ग्रैंड फादर मुझसे 3 जनरेशन ऊपर, ठीक है ना। अब जब अगर मेरे किसी नीस की बात हो जाए, मेरे किसी नेफ्यू की बात हो जाए, मेरे सन की बात हो जाए, तो मुझसे एक जनरेशन नीचे होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो जनरेशन इक्वल को हम इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं और जनरेशन गैप को हम इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर है। एक रिलेशन आपका रिलेशन होता है पति पत्नी का रिलेशन। पति पत्नी के रिलेशन में आपको यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं, अगर यहां पे मैं कह दूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। और मैं अगर आपसे कह दूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो अब मुझे बी का जेंडर बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने आप बता पाएंगे कि बी इज वाइफ ऑफ ए। अब आपको मुझे बी का जेंडर बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आप तुरंत बोलेंगे बी इज वाइफ ऑफ ए। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है ब्लड रिलेशन में, जिसमें यदि किसी एक का जेंडर आपको डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कोई रिलेशन ऐसा नहीं है ब्लड रिलेशन में, यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन कर दें, ठीक है। केवल एक ही रिलेशन है, वो है किसका, पी स्क्वायर का भी कह सकते हैं, पति पत्नी का रिलेशन। तो ये तो बात हो गई जो है जेंडर की, और बात हो गई डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, किस किस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर पढ़ करके आपका आंसर निकल रहा है तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ करके आंसर नहीं दे पा रहे तो फिर आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, हम इसको डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ लेडी सेड, ठीक है ना, द पर्सन स्टैंडिंग देयर इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब देखो रिलेशन दो वर्ग में बढ़ता है, पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल मतलब पिता वर्ग में जाएगा, मैटरनल माँ वर्ग में जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे देखो कह रहा है कि देयर इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स डॉटर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द स्टैंडिंग पर्सन। अब यहां पर देखो, देखो ये हो गई लेडी, ये हो गई लेडी,
इधर एक लेडी एक पर्सन खड़ा है, उसके बारे में वो आपसे बता रही, क्या कह रही है जरा वो समझो, कि वह जो व्यक्ति खड़ा है वह माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब देखो इसके पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होंगे, तो आपने कहा कि भाई इस लेडी के जो फादर हैं, फादर के जो फादर हैं ये हो जाएंगे इसके फादर के फादर, ये हो जाएंगे इसके ग्रैंडफादर, ये हो जाएंगे इसके ग्रैंडफादर, ये हो जाएंगे इसके ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है ना। और पैटर्नल ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन होंगे, जो इस लेडी के फादर हैं, जो इस लेडी के फादर हैं यही तो ओनली सन है। अब इसके जो है यही तो ओनली सन है इसके पैटर्नल ग्रैंडफादर के, ठीक है ना। एकमात्र पुत्र, ओनली सन, एकमात्र पुत्र, ठीक है ना। वह जो व्यक्ति खड़ा है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। अब आप ये बताइए कि जो लेडी कह रही है उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हुए, उसके पिता हुए, और उसके पिता की ये क्या है, डॉटर है, उसके पिता की ही तो ये क्या है, डॉटर है। डॉटर मतलब क्या होगी, बेटी, मतलब फीमेल, हमने लगा दिया इसके ऊपर माइनस, ठीक है ना। तो ये कौन है, इसकी डॉटर है, ये इसकी डॉटर है। तो एक चीज बताइए कि जब ये इसकी डॉटर, तो ये भी तो इसी की डॉटर है, ये भी तो इसी की पुत्री है, क्योंकि जो भाई इसके पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पिता के पिता, वो दादा कहलाए। अब इसके पैटर्नल ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हुए, इस लेडी के फादर हुए, और जो इस लेडी के फादर हैं इन्हीं की तो ये पुत्री है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, ये दोनों आपस में सिस्टर हो गई, ये दोनों आपस में सिस्टर हो गई, अर्थात बहनें हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द स्टैंडिंग पर्सन, आपने कहा वह उसकी बहन है, वह उसकी बहन है, सिस्टर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जिस प्रकार से वो कहता गया उस प्रकार से हमने डायग्राम बना दिया, और देखो डायग्राम बना के आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। तो ब्लड रिलेशन बहुत आसान होता है। कुछ लोग कहते हैं सर ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आता, आप उसकी लैंग्वेज को समझिए, अपने आप एक एक चीज आपकी क्लियर होंगी। जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जहां एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आएगी तो अपने आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन आपका है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित करें। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका डिक्शनरी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। जब ये जो क्वेश्चन आता है कि भाई डिक्शनरी के ऑर्डर में उनको व्यवस्थित कीजिए, तो आप कैसे उनको व्यवस्थित करेंगे। तो डिक्शनरी का ऑर्डर होता है A to Z, डिक्शनरी का ऑर्डर होता है A to Z, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं ना डिक्शनरी पढ़ते हैं, अगर ए का वर्ड पहले खोजना तो भाई ए वाले में चले जाइए, फिर ए में भी आपका ए से ए, फिर ए के बाद बी, ऐसे होता है ना। तो ए फिर बी फिर सी फिर डी, तो डिक्शनरी का ऑर्डर। तो अब यहाँ पे जो ये वर्ड आपको दिए गए हैं, तो पहले दिया गया है आपका DIALOGUE, दूसरा दिया गया है DIAGONAL, तीसरा दिया गया आपका DIAPHRAGM, चौथा दिया गया है DIALECT। तो सबसे पहली बात, इनका अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना, अर्थ बिल्कुल नहीं निकालना, ठीक है ना। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, और ये इनका क्रम दिया गया है ABCD में, आपको क्रम दिया गया है, कौन सा क्रम सही है आपको ये बताना है। तो देखो जरा कैसे आप इनको लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ड लिख लिया, क्या क्या आपका दिया गया, इसी में लगा देते, लिखने की जरूरत क्या है। देखो जरा आओ यहाँ पर, सबसे पहले क्या आएगा ए के बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा सी के बाद आपका डी, फिर ऐसे करके आपका लास्ट में आ जाएगा जेड। अब देखो आपको करना क्या है, इन अल्फाबेट में, सॉरी इन वर्डों में जहां तक अल्फाबेट इन चारों में कॉमन है वहां तो पहले कट लगा दीजिए। आपने कहा कि DIA, देखो DIA यहां भी आया है, DIA यहां भी आया है, DIA यहां भी आया है, DIA यहां भी आया है। तो आपने क्या किया, DIA इन सब से अलग कर दिया, DIA इन चारों से अलग कर दीजिए, चारों में आपने क्रॉस लगा दिया। अब इसके आगे बढ़े, क्रॉस मतलब उनको अलग कर लिया हमने। अब इसके जैसे ही आप आगे बढ़े, देखो तो यहाँ पे आपको L देखने को मिल रहा है, यहाँ पे G, यहाँ पे P और यहाँ पे L, L G और P, चूंकि दो में L आया है तो आपने कहा मुझे मिला L,
फिर मिला जी, और एक अल्फाबेट मिला मुझे स्मॉल पी। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका जी आएगा, जी के बाद फिर आपका एल आएगा, सबसे लास्ट में पी आएगा। तो आपने कहा जब सबसे लास्ट में पी आएगा तो ये जो है आपका जो दिया गया है थर्ड नंबर पे, ये आपका आ जाएगा फोर्थ पे। इसको इधर लिख लेते हैं ताकि इधर हम आसानी से यहाँ पे कर सकें। क्या क्या मिला आपको, एल मिला, जी मिला और पी मिला। तो सबसे पहले क्या आएगा अल्फाबेट में, पहले जी आएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा। अब एक चीज जरा और देखना, यहां पे जो आपको वर्ड दिया गया उसमें पी एक ही में है, उसमें पी एक में है तो ये तो चौथे नंबर पे जाएगा, ये चौथे नंबर पे जाएगा। जी एक में है तो ये फर्स्ट पे आएगा। अब एल दो में है, एल आपका फर्स्ट में भी है, एल आपका फोर्थ में भी है। अब सेकंड और थर्ड में कौन आएगा ये आपको क्लियर करना है। जरा देखिए यहां पे, अगर मैं बात करूं तो यहां भी एल है, यहां भी एल है, एल के बाद यहां ओ है, यहां ई है, एल के बाद यहां क्या है आपका ओ, यहां पर क्या है आपका ई। तो जरा देखो, अगर मैं ओ और ई की बात करूं आपसे तो पहले ई आएगा बाद में ओ आएगा। भाई ओ और ई मुझे मिला तो पहले ई आएगा बाद में ओ आएगा। तो यहां पे जरा देखें, पहले आपका डायलेक्ट होगा, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो ये तो आपने क्रम अपने अकॉर्डिंग लगा लिया, लेकिन जो आप यहां पे लगाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग। जैसे फोर्थ नंबर पे सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा दूसरे नंबर का, फिर आपका सेकंड पे क्या आएगा फोर्थ नंबर का, फिर थर्ड पे क्या आएगा आपका फर्स्ट नंबर, फोर्थ पे क्या आएगा थर्ड। तो 2 4 1 3 ये आपका सही आंसर होगा। तो 2 4 1 3 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका जो है डिक्शनरी का ऑर्डर होगा। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा आपका, दूसरे नंबर वाला, फिर आपका आएगा चौथे नंबर का, फिर फर्स्ट नंबर का, सबसे लास्ट में आएगा थर्ड नंबर का। तो जो आप सीक्वेंस लगाते हैं या जो आंसर आपका आता है वो इनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है ना, इस बात को आप समझिएगा। ये तो हमने लगाया कि फर्स्ट पे ये आया, सेकंड पे, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, लेकिन जो आंसर दिया जाता है जो ऑप्शन में, ऑप्शन की नंबरिंग है उसके आधार पे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 4 1 3 ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।